Yes. Hello, everyone. Is am I audible to you? Is everyone is there? या वर्षा मेरी वीडियो दिखाई दे रही है या एक पिक्चर दिख रहा है खाली आपको? हाय रंजना, हाय जया। हाँ, मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है कि खाली मेरी पिक्चर अटकी हुई है। ओके, नो डाउट व्हाई व्हाट्स हैपन आई डोंट नो। ओके चलो, कोई टेंशन नहीं। कल मेरा हम लोगों का पूरा घर का मतलब रिपेयरिंग पूरा चालू है, क्योंकि ऊपर की जो छत होती है ना, हाँ, अटकी हुई है। दैट्स व्हाई आई सेड मुझे भी अटकी हुई दिख रही है और इसके लिए मैंने रीस्टार्ट किया था। रीस्टार्ट में भी फ़ोटो अटकी हुई है। आई डोंट नो व्हाई। और मेरा मोबाइल भी खराब है। वेट, मैं एक बार खाली कन्फर्म कर लेती हूँ। मैं सर को खाली मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ। सर, मेरा क्लास में कैमरा का है, पिक एंड हुई। ओके। क्लास हुई थी? नहीं, कल क्लास नहीं हुई थी डियर, क्योंकि कल मेरा मतलब लाइट भी नहीं थी और हम लोगों का पूरा घर, जो ऊपर जो छत रहती है ना हमारे घर के ऊपर, और जो कविल की रहती है वो टूट गया था, तो सब कविल वगैरह का काम चालू था। तो कल रात में 1:30 बजे सब काम खत्म हुआ। ऊपर से बारिश है, फिर वो हमको सब रिपेयर करना रहता है, ये करना रहता है। अभी भी मेरा सब सामान मतलब बाहर है, बिकॉज़ हमारा जो रूम था वो उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। तो दैट्स व्हाई कल का लेक्चर मुझे कैंसल करना पड़ा। नथिंग अ मेजर, आज हूँ मैं आपके साथ अवेलेबल। डू वन थिंग, मेरी वॉइस आप तक आ रही है और मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, ठीक है? अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है या नहीं, प्लीज़ लेट मी नो। सो उससे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाएँगे। तो कैसा होगा कि मुझे पढ़ाने में आसानी हो जाएगी, वरना पता चला कि आज का दिन खराब नहीं हो, ठीक है? और कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि मैम सिलेबस अपलोड कर लीजिए, तो मैंने सिलेबस की भी प्रिपरेशन कर ली है। हमारा जो था, ओके, यस, है ना? तो अगर हाँ, पहले मैं आपको 1 मिनट, मेरे इसमें मैंने दूसरे के मोबाइल में फिलर फॉर्म ऐप डाउनलोड किया है, उससे मैं कनेक्ट करके कोशिश कर रही हूँ, चेक कर लेती हूँ कि मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, अटकी हुई हूँ, क्या हूँ? नहीं, मैं इसमें भी अटकी हुई हूँ। ओके, सो चलो पहले मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, देखते हैं स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? हुँ, तो ये पीपीटी प्रेज़ेंट है। हाँ, यस, मैंने स्लो ही किया हुआ है, पता नहीं क्या इश्यू आ रहा है। टेक्निकल इश्यू है, बिकॉज़ मेरे यहाँ से नेट सही है आज, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, ये जो सिलेबस है ये मैंने इंग्लिश की शीट आपके सामने रखी है, सेम वैसे ही सिलेबस आपका हिंदी में भी मैंने बना दिया है। सो आपको आज मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भी अपलोड कर दूँगी। पहले मैं भी आपको इंग्लिश के मतलब थ्रू से बता देती हूँ, फिर हिंदी के थ्रू से सिलेबस बता देती हूँ। तो देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट था, इंटरनेशनल बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस। यूनिट 2 में हमारा था अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। यूनिट 3 में बिजनेस इकोनॉमिक था। यूनिट 4 में बिजनेस फाइनेंस है, बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम। 7 बैंकिंग एंड फाइनेंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो इसमें से हमने ऑलमोस्ट जो है यहाँ से स्टार्ट किया। बिजनेस इन्वायरमेंटल के अंदर हमारा है कंसेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ अ बिजनेस इन्वायरमेंट। इन्हीं बिजनेस इन्वायरमेंट से इतनी सी सारी चीजें
तो हमने ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली। उसके बाद ये सारी चीजें थी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में। जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने आपको क्या नहीं करवाया था। अकाउंटिंग प्रिंसिपल बता दिए थे, कंसेप्ट बता दिए थे, पार्टनर्स अकाउंट बताया था, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी, ये बता दिया था। ओके। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का देखो अभी मैंने बताया था, इशू ऑफ शेयर, ये जो चीजें थी ये मैंने रुका के रखा था क्योंकि ये मिक्सअप था। ओके। होल्डिंग कंपनी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट कॉस्टिंग अकाउंटिंग के अंदर आ जाता था, इसलिए मैंने इसको रुकाया था। ओके। एबीसी का मैंने आपको बिजनेस एनवायरमेंटल के अंदर बताया, बट एक बार हम वापस से देखेंगे। केन्स कॉस्टिंग भी देख लिया, केन्स थियरी अभी लास्ट मैंने जो आपको बताया था केन्स का थियरी, वो इसके थ्रू से बता दिया था। तो वो मैं बिजनेस मैनेजमेंट में भी आ जाता है और बिजनेस, इसीलिए मैंने कहा कि जो चीज हम लोग अकाउंटिंग में देख रहे हैं वो मैनेजमेंट और दूसरे यूनिट में भी ऑलरेडी अवेलेबल है। केन्स थियरी भी लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था। फिर आ गया टारगेट कॉस्टिंग, उसके बाद लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और डिसीजन। तो ये एबीसी के बेहाफ में ये हमको इतनी चीजें देखनी बाकी थी, ये इतनी चीजें देखनी बाकी, जिसमें से ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, ये वाला और ये वाला कॉर्पोरेट कंपनी से। तो यहाँ पर मर्जर और एक्विजिशन अमालगमेशन भी मैंने बताया था। एक्विजिशन यानी कंपनी स्टार्ट हुआ, मर्जर जब हम लोग एक दूसरी कंपनी को एक साथ में ज्वाइन कर लेते हैं उसे मर्जर कहते हैं। अमालगमेशन मतलब एक कंपनी चल रही है, दूसरी कंपनी उसके साथ ज्वाइंट हो जाती है, उसे हम अमालगमेशन कहते हैं। बोथ आर द सेम बट कुछ चीजों में चेंजेस आते हैं। मर्जर में हम लोग मिक्स कर देते हैं, यानी जैसा वोडा और आइडिया, ठीक है। अमालगमेशन में जब वोडा और आइडिया, तो दोनों कंपनी अलग अलग नाम की एक साथ जुड़ी है, मर्जर। मर्जर अमालगमेशन को टेक ओवर कर लेना, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेना, इट इज कॉल्ड अमालगमेशन। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी यानी दोबारा से उस कंपनी को क्या करना, स्टैब्लिश करना। कोई कंपनी जो डूबती जा रही है उसको टेक ओवर कर लिया। एग्जाम्पल है हमारे लिए एयर इंडिया का, है ना। एयर इंडिया पहले किसी और के हाथ में था, अभी टाटा ने उसको टेक ओवर कर लिया, तो टाटा उसको क्या कर रहा है, रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसको वापस से क्या कर रहा है, बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। होल्डिंग कंपनी, ये सारी चीजें भी हम देख लेंगे। तो ये पार्ट मैंने आपको अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में नहीं करवाया था, दैट्स वे लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि क्यों नहीं करवाया था। कॉर्पोरेट इशूइंग अकाउंटिंग देख लीजिए, अभी देखो इसमें आ जाता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेशियो एनालिसिस बाकी हमारा, एंड फंड फ्लो एंड कैश फ्लो, फंड फ्लो और कैश फ्लो भी बताना है। रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस अकाउंटिंग, उसके बाद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये मैंने आपको सिखा दिया। ऑडिटिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, ट्रेंड एनालिसिस के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसमें से हमारा 1 पॉइंट, वहां के 2 पॉइंट और एक के 3 पॉइंट हमारे बच्चे थे, यानी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में से 3 पॉइंट हमारे रिमेन है। वो मैंने क्यों रिमेन रखा था यहाँ पर आगे चल के मैं बताऊंगी आपको। बिजनेस इकोनॉमिक आता है जिसके अंदर हमको ये पॉइंट्स को कवर अप करना है। बिजनेस फाइनेंस है जिसके अंदर हमको ये चीजों को कवर करना है। तो देखिए जो शेयर्स वगैरह का पार्ट है ना, मैंने जो आपको नहीं कराया, इशू ऑफ शेयर्स एंड ऑल, तो जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना तो वो इशू ऑफ शेयर का कंसेप्ट इसमें आ जाता है। ओके। कैपिटल बजटिंग के लिए भी इशू ऑफ शेयर्स एंड ऑल दिस कंसेप्ट इसके अंदर आ जाते हैं। दैट्स वे आई एम नॉट टेकन द डेट पार्ट ओवर दैट, मैंने वो चीज आपके लिए यहाँ पे उठा के रखी, दोनों चीजें सिमिलर हैं। गॉट इट नाउ। उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक जो है ना आपका, मैं आपको बता रही हूँ, ये जो आपका टॉपिक है बिजनेस स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक तो छोड़ दो, ये जो रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी आप जो करते हो ये पेपर 1 से रिलेटेड है। और बिजनेस स्टैटिस्टिक, तो स्टैटिस्टिक का भी जो कंसेप्ट आता है इसके अंदर हम लोग टेस्टिंग देखते हैं, जैसा कि हमारा हाइपोथेसिस होता है, उसके बाद हमारा ची स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, अनोवा क्या होता है। लाइक जब भी हम थीसिस पेपर्स वगैरह बनाते हैं, ओके, पेपर्स वगैरह जब हम बनाते हैं, पीएचडी के लिए प्रपोजल बनाते हैं, तो पीएचडी के प्रपोजल में जब हम चीजों को कवर करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, सैम्पलिंग होता है, सैम्पलिंग को रैंडमली कवर अप करके उस चीज को आगे देने के लिए उस कुछ सिस्टमैटिक चेंजेस आते हैं, जिसके लिए हमको एसपीएसएस सॉफ्टवेयर का यूज करके स्टैटिस्टिक में चेक करना रहता है पॉजिटिव रिफ्लेक्ट आ रहा है कि नेगेटिव रिफ्लेक्ट आ रहा है। अगर नेगेटिव रिफ्लेक्ट आ रहा है मीन्स हमने कहीं ना कहीं डेटा में कुछ चीजें रॉन्ग की है, या हमें कुछ और चीजों की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। जैसा हमने बचपन में जो है 10th स्टैंडर्ड में मीन मीडियन और मीन डेविएशंस किया था, है ना,
11th से सॉरी 13 में आके F5 बीकॉम में आकर हमको स्टैटिस्टिक का होता था। स्टैटिस्टिक में डेविएशंस होता था, डेरिवेटिव्स होता था। तो डेरिवेटिव्स और डेविएशन जो होता है उसका पार्ट हमको बिजनेस स्टैटिस्टिक में करना है। उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम जो हमने पूरा के पूरा अल्हम्दुलिल्लाह कवर अप कर लिया। ओके, इसमें हमको ज्यादा गया था क्योंकि प्रिंसिपल थे, ऑर्गेनाइजेशन था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मोटिवेशन था। देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये हमको अकाउंटिंग में भी मिला और हमने इसमें भी कवर कर लिया। एचआरएम अकाउंटिंग में भी मिला और हमने यहाँ पे भी कवर कर लिया। इज दिस क्लियर? तो लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज अबाउट इट कि मैडम ने ये नहीं कराया। बच्चा हम ये टॉपिक और ये टॉपिक सिमिलर है, कोई भी डिफरेंशिएट नहीं है। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए हमने इस चीज को बैकअप पे दे दिया था। इज दिस क्लियर? अभी देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल इन 360 डिग्री, तो ये भी हमने देख लिया परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसा होता है। 360 डिग्री यानी सबऑर्डिनेट से फिर ये सबऑर्डिनेट है। पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर उसके बाद एचओडी, एचओडी से मैनेजर, मैनेजर से सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट वापस से काम किसके पास दे रहा है, वापस से रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे रहा है। तो ये सारी चीजें कवर अप के बिहाफ में जाती है। फिर आ जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। इज एम आई ऑडिबल? इज एम आई क्लियरली ऑडिबल टू यू? क्या मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? प्लीज लेट मी नो। हाँ, गॉट इट। ये हो गया आपका यूनिट 7। अब आ गया आपका यूनिट 7 में बैंकिंग एंड फाइनेंस। हाँ, ये वाला टॉपिक जो है ना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर। क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वाला टॉपिक? बिकॉज बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट के अंदर ये वाली चीजें आपको आईएमपी दे रही है, ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। क्योंकि बैंकिंग क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या होती है, रीजनल बैंक क्या होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मॉनिटरी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, डेवलपमेंट क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, पेंशन क्या है, ये सारी चीजें हमको जाननी होती है। नाउ फाइनेंशियल रेगुलेटर इन इंडिया, तो यहाँ पे डिस्टिंग डिजिट डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग का क्या इफेक्ट हो रहा है। मैंने एक पेपर भी पब्लिश किया है डिजिटलाइजेशन अकाउंटिंग के बेस पर। ओके, फिर आ जाते हैं हमारे इसमें इंश्योरेंस, फिर आ जाता है टाइप ऑफ इंश्योरेंस, फिर लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी चीजें आ जाती है। फिर आ जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। हाँ, ये मेरा सब में इम्पोर्टेंट और सब में बोलेंगे तो इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि आजकल जो भी चल रहा है बिजनेस जो है मार्केटिंग के ऊपर चल रहा है और डिजिटल मार्केटिंग की बहुत डिमांड चल रही है। जैसा कि अगर हमको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो ऐसा आपने एडवर्टीजमेंट देखी होगी इंस्टाग्राम पे, क्या आपको सस्ते में घर खरीदना है, आ जाओ दिला देंगे। क्या आपको रीजनेबल रेट में शादी के लिए ब्राइडल चीजें खरीदनी है वो भी सस्ते दामों में, तो आ जाए दिखा देंगे। तो डेट काइंड ऑफ अ थिंग, ये सारी चीजें हमको क्या करनी होती हैं, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बिहाफ में है। नाउ इट इज क्लियर। प्रमोशन, डिसीजन, रोल, ये सारी चीजें। फिर आ जाएगा ट्रेन इन मार्केट, डायरेक्ट मार्केट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो ये मैंने 7 और 8 चैप्टर्स को क्लियर किया हुआ था। ओके, उसको मैं और कवर कर रही हूँ। देखो ये 8 हो गया था। इसके बाद लीगल एस्पेक्ट आता है जिसके अंदर हमको पूरे एक्ट्स को पढ़ना होता है कि ये एक्ट किसके लिए, वो एक्ट कौन से हैं, कौन से एक्ट के बिहाफ में हमको क्या है, कंपनीज का एक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, ये सारी चीजें हमको पढ़नी होती है। उसके बाद लास्ट और इम्पोर्टेंट आ जाता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमको कब भरना है, किसको भरना है, कैसे भरना है, कितना भरना है, कंपनी को कितना भरना आता है, अगर सिंगल ओनर है तो वो कितना भरेगा, ये सारी चीजें हमको क्या करनी होती है, देखनी होती है। इज इज क्लियर एवरीवन? तो ये हमको पार्ट्स को कंप्लीट करना है, कंसेप्ट को कवर अप करना है। मे बी इसके अंदर कुछ अपडेट आए हुए हैं मेरे ख्याल से ऐप के अंदर, मुझे यहाँ ऐप का अपडेट बता रहा है जिसकी वजह से मेरा फोटो ऐप की तरफ से रुका हुआ है। टेक्निकल इश्यू अपनी तरफ से नहीं है, सामने वालों मतलब जी दूसरे से बात करनी पड़ेगी इस बारे में।
नहीं तो फिर मैं लक्ष्मण सर से बात कर लूँगी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट को मैनेज करते हैं। सो ही विल बी मैनेज एंड कंट्रोल। ओके, सो अभी आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे जो मैंने अकाउंटिंग एंड आपको लिया था, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे डाउनलोड फाइल भी कर रही हूँ आप लोगों को अपलोड करने के लिए। सिंपल। तो अभी मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ पर बिजनेस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अंदर हम आ जाते हैं यहाँ पर। हम्म, ओके, तो यहाँ पर है आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वन। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वन के अंदर हमको क्या देखना होता है? इशू ऑफ शेयर्स, अंडर राइटिंग और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, यूनिट इशू ऑफ डिबेंचर, अंडर राइटिंग और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट प्रायर टू द इनकॉर्पोरेशन। यानी जब भी बिजनेस इनकॉर्पोरेट हुई थी तो उसके अंदर प्रॉफिट जो था प्रायर, यानी पहले, उसके पहले का प्रॉफिट जो था वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें हमको देखनी है। उसके अंदर यूनिट 2-3 आता है वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल एंड शेयर, जो हमने कर लिया था। वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल मैंने आपको सिखाया था, फाइनल अकाउंट बनाना मैंने आपको सिखाया था, अमालगमेशन का ऑब्जर्वेशन वगैरह था, जिसको मैं आपको कवर अप करा दूंगी। यहाँ पे मैंने यूनिट वाइज उसी का डिस्क्रिप्शन बना के रख दिया हिंदी में। तो देखते हैं, अभी यूनिट वन पे आ जाते हैं। यूनिट वन पर हमने देखना है शेयर। शेयर्स का मतलब क्या है? शेयर इन अ कंपनी इज अ वन ऑफ द यूनिट। वी विल वेट 2 मिनट फॉर अजान। इज दिस क्लियर एवरीवन? जो चल रहा है वो समझ में आ रहा है?
हाँ, बिकॉज़ मेरे सारे नेगेटिव पॉइंट्स ही मतलब शो होते हैं। बाकी सब टीचरों के लिए बाकी सब टीचरों के लिए पॉज़िटिव पॉइंट्स आते हैं। सिर्फ़ मेरा इतना बैड इम्पैक्ट है ना कि कॉमर्स का मतलब मुझे ऐसा फ़ील होता है, क्योंकि जब भी हमारी मीटिंग होती है ना तो सब टीचर्स सैटिस्फाई होते हैं, हैप्पी होते हैं और सबके पॉज़िटिव फीडबैक रहते हैं। मेरे लिए अभी तक कोई भी पॉज़िटिव फीडबैक नहीं किया। नहीं, नो आइडिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देख लेंगे आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम पहले टॉपिक पर आ जाते हैं, ठीक है? हाँ, मेरा बच्चा पीडीएफ का तो वो आपकी रिक्वायरमेंट कंपल्सरी है। वो तो कंपल्सरी आपको मिलना चाहिए, वो तो आपको भी पता होना चाहिए, बोलना चाहिए। बट ठीक है, चलो, लेट्स सी। अभी हम लोग का अच्छा क्लास जा रहा है, तो मुझे उसको मैशअप नहीं करना है और अच्छे से मुझे कंटेंट देना है, क्योंकि मुझे आपको एमसीक्यू, पीवाईक्यू परफेक्टली करवाने हैं। तो ये छोटा-सा टॉपिक जो यूनिट 2 के अंदर रह गया था ना डियर, तो वो मैं चीज़ आपको इसमें कवर करा देती हूँ। फिर फाइनेंस के अंदर हम इस चीज़ को दोबारा से जब देखेंगे, तो कवर अप हो जाएगा, तो आप लोग बोलोगे, "हाँ मैम, ये तो पढ़ा चुके हो आपने।" तो ईज़िली हो जाएगा और, ठीक है? सो डोंट यू वरी। चलो आ जाते हैं यहीं पर। तो देखिए, सब में पहला होता है शेयर्स। शेयर्स मीनिंग क्या होता है? शेयर इज अ कंपनी इज वन ऑफ द यूनिट और फिक्स अमाउंट इनटू द विच ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिविडेंड डिवाइडेड। देखो क्या होता है पता है? शेयर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स और एक होता है इक्विटी शेयर्स। अभी जैसा कि आप मुझे जान रहे हो, ठीक है? तो आप लोगों से मैंने कहा कि मुझे मेरी क्लासेस के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। मैं न्यूली बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ, कोचिंग क्लासेस का जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे होगा, जिसके लिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेने हैं, कैमरा लेना है, उसके लिए मुझे फाइनेंस के लिए 2-3 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। सो ऑल ऑफ यू, आप लोग समझो 10 या 11 लोग हो, तो आप लोगों से मैंने कहा कि मुझे फाइनेंस करो। तो सब लोगों ने मुझे क्या किया, 10,000 रुपीज़ दिया। ओके, सो एज़ अ 10,000 रुपीज़ आप लोगों ने मुझे बिज़नेस रन करने के लिए आपका पैसा मेरे बिज़नेस में इन्वेस्ट किया। मीन्स व्हाट, कि आप बोलोगे मैडम आप अच्छा पढ़ा रहे हो, आपकी क्लासेस रन करेगी, तो जो पैसा आएगा प्रॉफिट का ऊपर से, तो वो प्रॉफिट हमारे साथ शेयर कर लेना। और सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग, कि आप जो है सब में अच्छा काम ये कर सकते हो कि हमको हमारा पैसा, यानी आप लोग जो 10-10 हज़ार रुपए दे रहे हो, आपको रिटर्न तो चाहिए, कंपल्सरी आपको रिटर्न चाहिए। तो आपका पैसा भी आपको रिटर्न देना है मुझे, आपको प्रॉफिट भी देना है, और आप लोगों ने 10-10 हज़ार रुपए लगाया, तो हर कोई सिर्फ 10 हज़ार तो रिटर्न नहीं लेगा। कोई 11 हज़ार लेगा, कोई 12 हज़ार लेगा, कोई 15 हज़ार लेगा, कोई सिर्फ 10 हज़ार लेगा। तो ये जो ऊपर का पैसा लगेगा वो एज अ कॉल हम उसे इंटरेस्ट कहेंगे। तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, इसीलिए उसे हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी प्रेफरेंस देना, उन लोगों को इम्पोर्टेंस देना। तो जिनको हम इम्पोर्टेंस देते हैं उनको हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी उनको हमको कैपिटल का पैसा प्लस उनको इंटरेस्ट का पैसा प्लस उनको प्रॉफिट में से पहले डिविडेंड उठाकर देना होता है, कुछ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। मतलब जैसा कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जब भी बिज़नेस रन करूँगी तो हर महीने आपको 10,000 पर 100 रुपए या 200 रुपए क्या दूँगी, डिविडेंड दूँगी। ओके, सो एज़ अ डिविडेंड दूँगी, यानी पैसे के ऊपर बढ़ाकर प्रॉफिट दूँगी। तो ये जो चीज़ हो गई आपके लिए, क्या हो गया, प्रेफ़रेंस शेयर हो गया। सेम वैसे ही अगर जैसे मैं अननोन लोगों से पैसा ले रही हूँ, ओके, आपके मतलब दिल्ली में आके अनाउंसमेंट कर दिया, राजस्थान में आके अनाउंस कर दिया कि मुझे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, मेरा क्लासेस का ये नाम है, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, सो आई नीड टू रीडेवलप माय चीज़ें, तो उसके लिए मुझे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। तो जो बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, जो इंटरेस्टेड होता है, वो आकर मेरे साथ पैसा इन्वेस्ट करेगा। इट इज़ कॉल्ड व्हाट? इक्विटी शेयर होल्डर, यानी अननोन पर्सन, पब्लिक से पैसा उठाना। तो जो पब्लिक हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है, वो अपने आप को क्या कहती है? ओनर कहती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनका लगा होता है। क्योंकि मेरा उसमें सिर्फ़ क्या है? प्लेइंग रोल है, और फाइनेंस किसका है? टोटली उनका है। तो पैसा इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर फाइनेंस ही नहीं होगा, तो हम बिज़नेस को रन नहीं कर पाएँगे। मेरा कितना भी अच्छा माइंड क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी स्किल क्यों ना हो, लेकिन अगर मैं उसे सही जगह पे सही तरीके से पब्लिश नहीं करूँगी, तो उसका कोई वर्थ नहीं है। तो इट इज़ कॉल्ड अ व्हाट? इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को हम इक्वली राइट्स देते हैं, वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं होता,
क्योंकि हम उनको कैपिटल रिटर्न देने वाले हैं। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर से पब्लिक से पैसा उठाते हैं, तो हम उनको हक देते हैं कि आपको वोटिंग राइट्स है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, उसके ऊपर आप वोट कर सकते हो। सेकेंड, हम उनको प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट शेयर करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर करेंगे। सो इट इज कॉल्ड अ इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। नाउ इट इज क्लियर, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर क्लियर है आप लोगों के माइंड में? शेयर मतलब एक कंपनी में एक शेयर निश्चित राशि की इकाइयों में से एक है जिनमें कंपनी की कुल शेयर पूंजी विभाजित होती है। शेयर परिभाषा, शेयर का अर्थ किसी कंपनी की पूंजी में एक हिस्सा है और इसमें स्टॉक शामिल है, सिवाय इसके कि जहां स्टॉक और शेयर के बीच में अंतर व्यक्त हो या निहित है। देखो आ गया प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर। द प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर विच enjoy the preference right over the other class of share of the payment of dividend during the lifetime of the company and repayment of capital over the other classes of the share at the time of wounding up। अगर हमारी बिजनेस बंद हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी, तो उनका पैसा हमको क्या करना है, रिटर्न देना है। इक्विटी शेयर होल्डर आर द दोज who do not enjoy the preferential right, यानी उनकी तरह उनको पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल नहीं मिलता। द होल्डर ऑफ दिस शेयर्स आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज मेड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देने के बाद हमारे हाथ में अगर प्रॉफिट बच जाता है, फिर हम इक्विटी शेयर होल्डर में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स ऑन द इक्विटी शेयर एंड इट इज वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग फिक्स क्या देते हैं, डिविडेंड का रेट नहीं देते, क्योंकि वो क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। ओके। शेयर के प्रकार, शेयर दो प्रकार के होते हैं, वैरायत शेयर और इकट्ठित शेयर। प्रक्रिया के कर्ता धर्ता, वैरायती शेयर वो है जो कंपनी के जीवन काल के दौरान लाभांश के भुगतान के लिए शेयरों के अन्य वर्गों पर अधिमान्य अधिकारों का आनंद लेते हैं और समापन के समय शेयर के अन्य वर्ग पर पूंजी का पूर्ण भुगतान करते हैं। सामान्य शेयर, इकट्ठी शेयर वो है जो लाभांश के भुगतान और पूंजी के पूर्ण भुगतान में अधिमान्य अधिकार का आनंद लेते हैं। इन शेयरों के धारकों को अधिमान्य शेयर धारकों को भुगतान के लिए जाने बाद ही लाभ का भुगतान किया जाता है। समता आसनों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती, ये समय समय पर बदलती रहती है। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज लेट मी नो। इज दिस क्लियर एवरीवन? नहीं समझा? वर्षा सुनो, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर जैसे कि तुमसे मैंने पैसा लिया, तो अगर मेरी कंपनी कल को रातों रात बंद हो जाएगी, तो मैं कंपनी का जो आप लोगों ने पैसा दिया था, मुझे कैपिटल का पैसा आपको रिटर्न करना है, ठीक है? और उसके साथ साथ आप लोग प्रायोरिटीज पे लेकर बैठोगे कि मैडम हमको जो भी आपका बिजनेस में प्रॉफिट होगा, तो पहले आप हमारे साथ प्रॉफिट शेयर करोगे। ओके, तो ये आप क्या हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए। ओके। इक्विटी शेयर होल्डर यानी पब्लिक जो मुझे नहीं जानते, जिनसे मैंने पैसा लिया है और उन्होंने मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आप लोगों को कैपिटल तो मुझे रिटर्न देना, उनको कैपिटल रिटर्न नहीं देना होता। अगर मेरी कंपनी बंद हो गई तो उनका पैसा डूब जाएगा। ओके। जैसा आपने देखा होगा शेयर मार्केट के अंदर कंपनियां बंद हो जाती है, जिसमें लोग बहुत ज्यादा पब्लिक पैसा लगाती है और लास्ट में रोती है कि पापा मैंने मुझे इतना नुकसान हो गया क्योंकि कंपनी के अंदर के शेयर्स जो है मेरे सब चले गए। ओके। अब सेकंड दूसरी चीजें क्या हो जाती है उसके अंदर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद जो भी प्रॉफिट का पैसा होता है उसमें से हम आपको डिवाइड करके देंगे, तो इट इज कॉल्ड अ वन डिविडेंड ऑफ द शेयर। इज दिस क्लियर?
अभी यहाँ पर आ जाता है प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। जैसे जैसे हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द काउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू द फॉलोइंग शुड बी नोटेड। एवरेज प्रोस्पेक्टर मस्ट मेंशन द नंबर ऑफ शेयर इशूड। यानी देखो, अभी पहले मैंने अगर आपको बोला कि मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे एक प्रोस्पेक्टर लॉन्च करना पड़ेगा, एक एडवर्टीजमेंट का बैनर बनाना पड़ेगा। उस एडवर्टीजमेंट के बैनर के बिहाफ में मैं आपको क्या कर सकती हूँ, शेयर इशू कर सकती हूँ। ओके। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, money borrowed for foreign matter and working each application of share must be accompanied by the prescribed application money। और उस एप्लीकेशन लेटर के साथ मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन मनी भी लेना पड़ेगा। एप्लीकेशन मनी के थ्रू से हम क्या करेंगे, अभी समझो जैसे हम लोग किसी भी जगह पे एडमिशन लेने जाते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, अभी मुझे अगर कोई कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एक क्राइटेरिया डिसाइड होता है, जिससे हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसको एडमिशन देना है या नहीं देना है। तो जब आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया, तो आप लोगों ने एप्लीकेशन लेटर के साथ हमारे पास आपकी एप्लीकेशन आ गई। फिर इट इज डिपेंड अपॉन अस कि हम जो ऑथराइज हमने सोचा था कि इतने नंबर ऑफ सीट जो है हम एडमिशन के लिए अलॉट करेंगे, उसमें से 40 सीट अगर अलॉट करना है, तो मेरे पास एप्लीकेशन कंपलसरी 40 की आएगी। हो सकता है 80 बच्चों ने अप्लाई किया हो। अगर प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड ना दें, तो नेक्स्ट ईयर उनको कंपलसरी देना है। उनका डिविडेंड एक्यूमुलेटेड होता जाएगा, मतलब ये साल का और नेक्स्ट ईयर का एडिशन होता जाएगा। और इक्विटी शेयर होल्डर का अगर ये साल नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर अगर मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, ऐसा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड नहीं मिला ये साल, तो उनको नेक्स्ट ईयर कंपलसरी देना है। ओके। इज दिस क्लियर? प्लीज लेट मी नो। नेहा, क्लियर है बेटा? नेहा, ओके। चलो, अब प्रोसीजर आ गए थे हम एडमिशन और फॉर्म पे लेकर। पहले मैं आपको एडमिशन का एक प्रोसेस बताती हूँ, फिर आपको कंसेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब भी समझ लो, मैंने एक कॉलेज है मेरा, उस कॉलेज के अंदर मुझे एमकॉम के स्टूडेंट के एडमिशन चाहिए, जिसके अंदर मेरे पास नंबर ऑफ सीट की कैपेसिटी है 40। अब मैंने 40 लोगों के लिए फॉर्म ब्रोशर्स लॉन्च कर दिया कि 40 नंबर ऑफ नहीं, वी आर स्टार्टेड टू कंडक्ट एडमिशंस। ठीक है, सो आप आ सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करूंगी जो आएंगे, जिनके ज्यादा अच्छे परसेंटेज होंगे उनको मैं 40 सीट के हिसाब से क्या कर लूंगी, अलॉट कर लूंगी। तो हमने ऑथराइज कितनी की थी, 40 सीट। ऑथराइज कैपिटल मतलब पहले से कंपनी डिसाइड करती है कि हमको इतने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इट इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। उसके अंदर से हमने क्या किया, अलॉट करेंगे। 40 बच्चों को अलॉट किया, तो उसको कहेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो अभी 40 बच्चों को एडमिशन दे दिया। अब इन 40 बच्चों को हम कॉल करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गेट द एडमिशन इन अवर इंस्टीट्यूट, सो प्लीज कम एंड विजिट एंड कंप्लीट द फर्दर फैसिलिटी फॉर योर एडमिशन पर्पस। सो जिसके अंदर आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना होगा, एडमिशन के रिलेटेड फीस पे करनी होगी, आपके डॉक्यूमेंटेशन जमा करने होंगे। सो इट इज कॉल्ड अ एप्लीकेशन मनी, जो आप एप्लीकेशन मनी दोगे। फिर उसके बाद हम आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी देंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो एज अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब आप पेमेंट करने जाओगे, तो हम आपको कॉल करेंगे, मैडम आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट आ गया, तो प्लीज कम एंड विजिट इन अवर इंस्टीट्यूट एंड पे द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो ये शेयर का भी सेम प्रोसीजर होता है। जब हमारे को नई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, न्यू इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी यानी कंपनी स्टार्ट होना, तो जब कंपनी की शुरुआत होती है, तो कंपनी शेयर्स के लिए ऑथराइज करती है कि मैं हमको इतने शेयर्स हमारी कंपनी में अवेलेबल है, जो इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी में पैसा लगाना, तो वो आकर हमारी कंपनी में पैसा लगा सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। फिर उन लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, एप्लीकेशन के बाद उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर हम उनको अलॉट करेंगे। अलॉट करने के बाद उनको फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और थर्ड कॉल जाता है, यानी इंस्टॉलमेंट के बिहाफ में, कि पहले आपने शेयर्स का इतना पैसा भरा था, अभी आपको आपके शेयर्स के ऊपर इतना भरना पड़ेगा, उसके बाद इतना भरना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर्स के, एक मिनट, कंपलसरी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना, वरना वो इक्विटी शेयर होल्डर होगा। यस,
यस। नहीं, इक्विटी शेयर शेयर होल्डर नहीं होगा, बट डिविडेंड देना कंपलसरी होता है डियर। ये हमने 11th और 12th में पढ़ा था। ये 11th और 12th के कंसेप्ट है, जिसके अंदर हमको इशू ऑफ शेयर्स का एक चैप्टर होता है। और 12th स्टैंडर्ड के अंदर अभी भी इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड, पहले हमारे पास तो बहुत ज्यादा वास्ट होता था हमारे टाइम में, कि शेयर से रिलेटेड फोरफिटेड के कंटेंट क्या होते हैं, सारी चीजों के ऊपर हमको प्रैक्टिकल भी होता था। सो दैट द थिंग, अभी आपको बहुत इजी और सिंपल खाली थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि क्या होता है। नाउ इट इज क्लियर। प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप में थोड़े से चेंजेस हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, फिर रिडीमेबल, इरिडीमेबल, ऐसे टाइप्स आते हैं। ओके, देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आ जाते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी मनी बोरोड फ्रॉम द फॉरेन foregoing matter and working each application of share must be accomplished by the prescribing application money. All application money must be kept intact in a schedule bank. If allotment take a place, a letter of allotment is sent to the allottee. If no allotment of a share is made, a letter of regret together with the application money is sent to the applicant. The allotment has to pay the allotment money on allotment. On the receipt of the allotment money, the company issue the share certificate. The balance due to the share may be called as a company's in installment. देखो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब कि हम लोगों को कुछ प्रोसेस करने के लिए भी तो पैसे लगेंगे ना। कोई भी काम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। आज हमको अगर छोटे से छोटा भी काम कराना है तो वी शुड हैव टू बी पे द मनी फर्स्ट। ओके, सो एज पर द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वेदर वी आर गोइंग टू बी प्रोवाइड द शेयर्स और दे आर गोइंग टू बी गेट द शेयर्स, अगर हम उनको शेयर्स दे रहे हैं और वो हमसे शेयर्स ले रहे हैं, तो हमारे बीच में लेन देन का जो प्रोसेस होगा वो अभी तो ऑनलाइन हो गया, सब डिजिटलाइजेशन हो गया। तो बैंक जो है बीच में रोल प्ले करती है। बैंक उनके अकाउंट से भी 2% या 1% कट करेगी, हमारे अकाउंट से भी 1% या 2% कट करेगी। तो बीच की जो चार्जेस बैंक कट करती है ना, जो हमको बिना बताए प्रोसेसिंग फीस करके, उसे हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और एक चीज याद रखना, जब भी किसी को हम यानी अपॉइंट करते यानी देते हैं, अलॉट करते हैं सीट, तो हम उनको अलॉटमेंट लेटर देते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, you are allotted the number of equity share in our institute. With due respect, we are providing to inform you that we are going to be provide you the dash number of shares and for the dash rate of interest. So you have to pay the allotment money with this letter, दिस एप्लीकेशन लेटर। सो आपको एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट लेटर भी मिलेगा। अलॉटमेंट लेटर जब आपको नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगी, उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इन केस अगर मैंने आपको शेयर नहीं दिया तो हमको आपको क्या देना है, रिग्रेट लेटर, सॉरी लेटर, यानी विथ यानी सॉरी टू इन्फॉर्म यू डैट so and so person, we are extremely sorry, we are unable to provide you the that time। देखो, लोन के लिए हमको जैसा मैसेज आता है, सॉरी दिस इज नॉट अ करेक्ट टाइम टू प्रोवाइड यू द लोन, ऐसा करके आता हमको लिखकर, है ना। तो ये सारी चीजें हो जाती है रिग्रेट, जब हम नहीं देंगे तो उसको हम कहेंगे रिग्रेट लेटर। इज दिस क्लियर? यस, ये इतना नहीं, बस प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ अ शेयर। तो देखो, अगर हम कैश में लेते तो द कंपनी इशू द प्रोस्पेक्टर दैट कंटेन द डिटेल ऑफ अमाउंट ऑफ द सब्सक्राइब ऑफ द शेयर। यानी अगर आपको शेयर खरीदना है तो आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अगर मैंने आपको शेयर्स दिया या आपसे शेयर्स लिया, आपने एप्लीकेशन, मैंने आपके लिए एप्लीकेशन मनी लॉन्च किया, यानी एप्लीकेशन लेटर लॉन्च किया, तो वो लेटर के लिए भी प्रिंटिंग के कुछ पैसे जाएंगे, क्योंकि हम एक या दो लेटर तो प्रिंट नहीं कराएंगे, हम थाउजेंड्स ऑफ लोगों को, थाउजेंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी में होते हैं, तो उन सबको लेटर्स देना है और उन सबको रिग्रेट लेटर भी देना है, उनसे हमको एप्लीकेशन मनी भी कलेक्ट करनी है। तो ऊपर के जो सरचार्जेस रहते हैं ना,
₹1, ₹2 या ₹3 या ₹5 जो बैंक कट कर सकती है, या कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो हमारे साथ जुड़ा होगा, वो कट करता है, उसे हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इज दिस क्लियर? और दूसरी बात ये, जब हम एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टस इश्यू करेंगे तो उसके अंदर मेंशन करेंगे, जैसे कि अगर एक शेयर जो है ₹100 का है, अभी मैंने आपको 500 शेयर दिए, यानी मुझे आपसे कितने लेने हैं? 500 इंटू 100 यानी 50,000 लेना है। तो 50,000 का 5% अमाउंट यानी 2,500, यानी एटलीस्ट मुझे, आपने जब भी एप्लीकेशन लेटर दोगे तो उसके साथ आपको ₹2,500 क्या करना है, पे करना कंपलसरी होगा। इज दिस क्लियर? कंपनी एक प्रोस्पेक्टस जारी करती है जिसमें उसके शेयर की सदस्यता के लिए राशि का विवरण होता है। कंपनी आवेदन पर ही शेयर के पूरे मूल्य की मांग कर सकती है, या वे इसके केवल एक हिस्से की मांग कर सकती है। आवेदन राशि निर्गम मूल्य के 5% से कम नहीं होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? प्लीज लेट मी नो। नाउ फिर हमने क्या किया, अलॉट किया। जो भी एप्लीकेशन आई थी, देखो अलॉटमेंट ऑफ शेयर मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर ऑफ द एप्लीकेंट ऑफ द परचेज ऑफ शेयर। एप्लीकेंट टू whom the shares are to be allotted with the issue a letter of allotment, and if not allotment the share is to be made a letter of regret with the application money is sent to the applicant। यानी जिन्होंने भी अप्लाई किया था तो उन्होंने अप्लाई के साथ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया होगा, या फिर उनको एक अमाउंट बता दिया होगा कि 2,500 पे करके आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे देखो, अगर हम लोगों ने एडमिशन के लिए अभी 11th-12th के बच्चों की जो एडमिशन होते हैं ना, उनका एक प्रोसेस होता है। एप्लीकेशन मनी के साथ अगर लिस्ट में आपका नाम आ गया तो आपको ऑन द स्पॉट 2,500 भरना है। अगर आपको नहीं, मतलब एडमिशन मिला, तो फिर वो आपके पैसे आपको क्या हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर वैसे ही शेयरों के आवंटन का अर्थ है शेयर्स की खरीदी के लिए आवेदक के प्रस्ताव की स्वीकृति। जिन आवेदकों को शेयर आवंटित किए जाने हैं, उनके आवंटन पत्र जारी किए जाएंगे, और यदि शेयर का कोई आवंटन नहीं किया जाता है तो आवेदकों के आवेदन राशि के साथ एक खेद पत्र भी भेजा जाता है, यानी रिग्रेट लेटर। फिर आ जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। इफ अ कंपनी इज नॉट रिसीव एप्लीकेशन फॉर ऑल शेयर ऑफर बाय इट टू द पब्लिक, इट इज कॉल्ड अ अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, if a company receive a application for the large number of share then offer by it to the public, it is called a oversubscription। The company may treat it to the exist application received in one or more of the following way। Certain application may straightway be rejected। अब मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन यानी मैंने 40 सीट, मैंने आपको बताया था कि मैंने 40 सीट किया, और 40 सीट की जगह पर मुझे एप्लीकेशन ही मिली 25 लोगों की या 30 लोगों की, तो उसे हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, 40 सीट मैंने बताई, मेरे पास 60 लोगों की एप्लीकेशन आई, इट इज कॉल्ड अ ओवर सब्सक्रिप्शन। जिसमें से हम दो ऑप्शंस कर सकते हैं, सिर्फ 40 को एडमिशन दे सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इन जो 40 लोगों को है उसको हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करवा सकते हैं कि बाबा आप लोग एक क्लास में 40 है, एक बेंच पे 2 लोग बैठ सकते हैं। तो अगर 60 लोगों ने अप्लाई किया तो हम बोलेंगे कि एक काम करते हैं, इनको भी एडमिशन दे देते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, और एक बेंच पे 3 बैठ जाना। एग्जैक्टली तो वैसे ही जब भी हम एक क्राइटेरिया बना के रखते हैं तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर का जो प्रोसीजर रहता है उसके अंदर हम एडजस्ट करके उनको ले लेते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन वाले को, तो इट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। पार्शियल अलॉटमेंट में बी और में, या तो हम प्रोरेटा अलॉटमेंट, यानी प्रोरेटा, इसे हम कहते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट, जब हम सामने वाले 20 सीट को एक्स्ट्रा करके हमारे साथ कवर अप में ले रहे हैं, इट इज कॉल्ड अ प्रोरेटा अलॉटमेंट। इज दिस क्लियर? उसको नाम ही दे दिया गया है कि प्रोरेटा। हाँ, ओवर में ज्यादा अलॉट की। इज दिस क्लियर?
अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखो सदस्यता के तहत यदि किसी कंपनी को उसके द्वारा जनता के पेश किए गए सभी शेयरों के लिए आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो उसे सब्सक्रिप्शन के तहत बुलाया जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन, यदि किसी कंपनी को उसकी द्वारा जनता के दिए जाने वाले शेयर की तुलना में अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो इसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। कंपनी अतिरिक्त प्राप्त आवेदन को निम्नलिखित तरीकों में से एक या अधिक के रूप में देखा जा सकता है। कुछ आवेदनों के सीधे तौर पर खारिज किया जा सकता है, यानी या हम उनको डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर हम उन्हें प्रो रेटा के बेस पर क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करवा के ले सकते हैं। नाउ कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, यानी अभी आप हमारे शेयर होल्डर बन गए हो, अब मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चाहिए तो मैं आपको कॉल करूंगी, डियर मैडम योर ड्यू डेट इज केम टू पे द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ अ शेयर मनी, सो प्लीज बी हेजिटेट टू पे द मनी ऑन टाइम, अदरवाइज वी विल ट्रांसमिट और रिजेक्ट योर शेयर्स। ओके, अब हमने क्या करना है, कॉल करना है कि आप लोग, जैसे कि एडमिशन के लिए हम कहता है कि आपको टाइम पे फीस पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका एडमिशन क्या हो जाएगा, कैंसल। सो इससे हम कहते हैं कॉल के भरो। कॉल्स इन अरियर, if any amount call in respect of a share either as a allotment or call money which is not paid, it is called a calls in arrear। जैसा कि अभी आपको कॉल लगाने की कोशिश किया, जैसे आप लोग समझ लो मेरे यहाँ तूफान आया है तो मैं आप मुझसे कांटेक्ट करने की कर रहे हो कोशिश, बट मेरा आपसे कोई राब्ता नहीं हो रहा, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो इसे हम कहेंगे कॉल्स इन अरियर। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, आप लोग ये क्लास ड्रॉप करके दूसरी जगह भाग जाओगे तो इट इज कॉल्ड अ कॉल्स इन अरियर। द कंपनी कैन charge an interest of 5% of the period of which such amount remain in arrears from the shareholder। Calls in advance, the money received by the company is excess of what has been called up, it is known as calls in advance। यानी हमारे कॉल पहले करने के पहले ही सामने वाले ने देखा मैसेज कि उसकी ड्यू डेट आने वाली, उसने उसके ड्यू डेट के पहले ही पेमेंट कर दिया, तो इट इज कॉल्ड अ कॉल्स इन एडवांस। कभी कभी रहता है ना कि हमको रिचार्ज के लिए ऑप्शन आता है और हम बाहर जाने वाले हैं तो हम ड्यू डेट के पहले ही रिचार्ज डबल से मार देते हैं, तो इट इज कॉल्ड अ कॉल्स इन एडवांस। इज दिस क्लियर? अब एक लास्ट ऑप्शन है इसमें फोरफिटेड ऑफ शेयर का, वो हम देख लेते हैं पहले। फोरफिटेड ऑफ शेयर यानी कैंसिल कर देना, सिंपल और सिंपल, यानी जिन्होंने पैसा नहीं भरा और कॉल मनी नहीं भरा, एक कॉल का नहीं भरा, दो कॉल का नहीं भरा या नहीं भरा, तो एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो लिखा हुआ है कि हम उनको पहले रिमाइंडर देंगे, टाइम देंगे, एक नोटिस पीरियड देंगे, फिर भी अगर उन्होंने नहीं करा तब जाकर हम क्या कर देंगे, उनके शेयर्स कैंसिल कर देंगे। अब सुनो भाई, उनके शेयर्स कैंसिल हो गए तो हमारे पास सीट अवेलेबल हो गई, सब हम क्या करेंगे, उसको री इश्यू करेंगे, यानी उसने जितना पैसा नहीं भरा था उसके पैसे हम खा जाएंगे, उसको रिटर्न में नहीं देंगे। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि उसने फोरफिटेड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब उसकी सीट खाली हो गई, अब हम कोई नया बकरा ढूंढेंगे कि कोई आ जाए और हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर दे, फिर से हम सेम प्रोसीजर करेंगे, एप्लीकेशन मनी स्टार्ट करेंगे, प्रोस्पेक्टस शेयर करेंगे, एप्लीकेशन मनी लेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इसको लेना है नहीं लेना है, तो ये क्या हो गया, रीइश्यू ऑफ अ फोरफिटेड ऑफ शेयर। फिर आ जाता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो इसे हम क्या करते हैं, एक बना के रखते हैं कि जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमको प्रॉफिट में से पैसा देना है तो ये पैसा तो हमको उठा के रखना पड़ेगा ना, वरना आज प्रॉफिट आया तो हम खा पी के अगर बैठ जाएंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर साल के एंडिंग में आके खड़े हो जाएंगे, सो उनको भी तो हमको पेमेंट देना है, तो इट इज कॉल्ड व्हाट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, यानी जिसमें से पैसा उठाकर हमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहला देना है, उसके बाद हमको जो भी इक्विटी शेयर होल्डर देना करना है, यानी कुछ पैसा उठा के रखना है जिसको हमको शेयर करना है, इट इज कॉल्ड अ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, हम यहाँ पे एंड कर लेते हैं, देन यू कैन ज्वाइन द मैथ्स क्लास, देन वी विल कंटिन्यू एज ऑन टुमारो। ओके डियर, चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जाओ 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 मैथ्स क्लास के लिए जाओ, यहाँ से हम कल देख लेंगे। ओके, लास्ट ही था ये, कोई इशू नहीं था, देखा? ओके ओके, जाओ जाओ, क्योंकि वो एकदम स्टॉप हो जाएगा, ठीक है? गो, मोस्ट वेलकम, गो।